हम टॉपिक शुरू करते हैं फंक्शन। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और अ सब प्रोग्राम विद अ वेल डिफाइंड टास्क टू परफॉर्म। मीन्स जो फंक्शन होता है वो प्रोग्राम का ही एक पार्ट होता है। मीन्स हमारे पास बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं तो ये प्रोग्राम का ही कोई पार्ट है। ये सब प्रोग्राम ऑफ अ प्रोग्राम होता है और ये एक स्पेसिफिक काम करता है। वेल डिफाइंड काम मीन्स ये स्पेसिफिक काम करता है, मतलब इसे स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया जाता है। तो अगर हम इसका सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन, दैट फंक्शन स्टार्ट विद अ डेफ कीवर्ड। फंक्शन कभी भी स्टार्ट होगा तो उसका एक कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन है, वो रिजर्व वर्ड है, मतलब उनका काम पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। तो फंक्शन जिस वर्ड से चालू होता है उसका नाम है डेफ। फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, आप जिस पे प्रोग्राम बना रहे हैं उसी का हम नाम रखेंगे। अगर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम फैक्टोरियल फैक्ट रख सकते हैं फंक्शन का नाम। अगर हम एडिंग ऑफ 2 नंबर बना रहे हैं तो ऐड रख सकते हैं नाम। वो डिपेंडिंग अपॉन यूज़र है कि क्या नाम रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं और फिर उसके बाद कोलन लगाते हैं। इस पूरे को हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में लिखने का आता है राइट द फंक्शन हेडर। तो डेफ इज़ द कीवर्ड, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर इन ब्रैकेट, देन कॉलन साइन। जब कॉलन साइन लग जाएगा तो इंडेंटेशन फॉलो होगा और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफ से शुरुआत होगी, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, फिर पैरामीटर एंड देन स्टेटमेंट। अगर इन एग्जाम्पल्स को देखें तो हमने लिखा है डेफ हेलो प्रिंट आई एम इन इंडिया। तो हमने एक हेलो नाम का फंक्शन बनाया है और उसमें लिखा है प्रिंट आई एम इन इंडिया। फिर हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ऐड, डेफ ऐड। इसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक्स कॉमा वाई। फिर हमने लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे z की वैल्यू को कैलकुलेट किया और हमने प्रिंट कर दिया है z की वैल्यू को। अभी केवल मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई है और फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा सिर्फ वो बताया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को रन कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे आउटपुट में आती है या इसको कॉल कैसे करते हैं। अभी सिर्फ ये देखें कि फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के हमारे एडवांटेज क्या होते हैं? तो पहला एडवांटेज होता है रीयूसेबिलिटी ऑफ कोड। फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट कोड वंस एंड रीयूज मल्टीपल टाइम। मीन रीयूसेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब होता है एक बार कोड को लिखिए और बार बार उसको यूज कीजिए। फिर सेकंड पॉइंट है प्रोग्रामिंग बिकम्स मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब ये होता है अगर हमारे पास कोई कोड है, कोई बहुत बड़ा कोड है, कोड बहुत लाइंस में लिखा हुआ है, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं जिससे हमको उसको अंडरस्टैंड करने में और मेंटेन करने में आसानी होगी। थर्ड पॉइंट है क्लैरिटी इन द प्रोग्राम। क्लैरिटी इन द प्रोग्राम का मतलब होगा जब प्रोग्राम हमारा मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा तो हम उसे आसानी से रीड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है इजी टू डीबग। इजी टू डीबग का मतलब होता है कि बग मीन्स होता है एरर्स और डीबग मतलब टू रिमूव द एरर्स। तो फंक्शन में हम आसानी से और बहुत ही एफिशिएंट वे में एरर्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने कोड से रिमूव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस हमारे कितने तरह के होते हैं? फंक्शंस हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहले हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मीन ये पहले से ही डिफाइन होते हैं, विच आर स्टोर्ड इन पाइथन। पाइथन जिसने बनाई है उसने पहले से ही कुछ फंक्शंस बना के रखे हैं जिनका काम पहले से ही तय है कि ये काम करेंगे। These are the function for which we have to call the function with his function name। तो हमें सिर्फ फंक्शन लिखना नहीं पड़ता है बल्कि फंक्शन को सिर्फ उनके फंक्शन के नाम से क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। जैसे कि लेंथ, मैक्सिमम, मिनिमम एंड प्रिंट। जैसे कि हमने पीछे अभी फंक्शंस बनाए हैं
जैसे ये हेलो नाम का फंक्शन है, अगर हम इसको रन करना है तो हम सिर्फ हेलो लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। हम फंक्शन को वैसे ही कॉल करेंगे जो उसका नाम होता है। अब सेकेंड वन इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर लिखता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, ऐड का बनाना है, सब्सट्रैक्ट का बनाना है, तो आप अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन की स्टार्ट वहीं से होगी। डेफ इज द कीवर्ड, ग्रीट इज द नेम ऑफ द फंक्शन और नेम इज द पैरामीटर। तो अगर हम इसमें लिखेंगे प्रिंट हेलो कॉमा नेम, नेम वेरिएबल है और हमने फंक्शन की जो फंक्शन तो स्टार्ट यहाँ से होगा। अब यहाँ पे फंक्शन को हमने क्या किया है, कॉल किया है, और फंक्शन को कॉल उसी नाम से किया है जिस नाम से हमने फंक्शन को क्रिएट किया था। ग्रीट नाम से फंक्शन को बनाया था, हम उसी नाम से फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब वेरिएबल हमने दे दिया है राहुल, वेरिएबल की वैल्यू दे दी है राहुल। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये प्रोग्राम रीड करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, तो डेफ देखेगा तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट तभी होता है जब उसको कॉल किया जाता है। तो ये पूरा पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं यहाँ तक। जैसे ही वो ग्रीट को पढ़ेगा तो उसे फंक्शन का नाम दिखाई देगा, फंक्शन कॉलिंग दिखाई देगी, तो इसका जो कंट्रोल है पूरा तब ये ऊपर की तरफ जाएगा और तब ये ग्रीट फंक्शन का नाम दोनों मैच हो जाएंगे। और नेम क्या है, राहुल वैल्यू हमने पास की, तो नेम वेरिएबल में राहुल वैल्यू स्टोर हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा हेलो राहुल, जैसा कि यहाँ पे आउटपुट हमारा देखने को मिल रहा है। और फंक्शन तभी रन करता है जब उसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वरना फंक्शन रन नहीं होता है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल फंक्शन अगर लिखें तो कैसे इनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किस फंक्शन कॉल, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे फंक्शन को क्रिएट करना है। आसान है फंक्शन को क्रिएट करना। डेफ इज द नेम ऑफ द कीवर्ड, फिर फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है और फिर ब्रैकेट में पैरामीटर और यहाँ कोलन लगा देते हैं और देन इंडेंटेशन फॉलो करके स्टेटमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन कॉल, अ फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड और इन्वोक्ड। ओके, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसे कॉल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, फिर वही एग्जाम्पल है पीछा जो मैंने पहले बताया था। डेफ ग्रीट नेम प्रिंट हेलो, और यहाँ पर कुछ इंडेंटेशन जो है गलत हो गया मेरा, तो इसको हम नहीं देखते। ठीक है, वो जो इंडेंटेशन हमेशा डेफ के नीचे ही होगा। यहाँ पे इंडेंटेशन यहीं पे ग्रीट लिखा जाएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन ये गलत हो गया है। लेकिन फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इसी नाम से कॉल करेंगे। जहाँ पे ग्रीट लिखा हुआ है इज द फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जहाँ पे मैंने एक स्क्वायर नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। लिखा हुआ है डेफ स्क्वायर एक्स और रिटर्न एक्स इंटू एक्स। अब फंक्शन कभी भी रन यहाँ से नहीं होगा, हमेशा यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। मेन हमारा यहाँ है, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, स्क्वायर 4 एक वैल्यू हमने स्क्वायर में दे दी। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम स्क्वायर है, यहाँ फंक्शन का नाम स्क्वायर है। जैसे ही ये मैच होगा तो ये जो पूरा प्रोग्राम का कंट्रोल है ये ऊपर चला जाएगा। तो डेफ स्क्वायर यहाँ पे 4 वैल्यू पास की थी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और रिटर्न क्या काम करता है, रिटर्न x इंटू एक्स, तो मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4, मतलब यहाँ पे तो आंसर 16 आ गया। लेकिन रिटर्न वैल्यू हो रही है, तो रिटर्न काम ये करता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है वहीं पे वैल्यू को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। मीन्स जो 16 वैल्यू यहाँ पे मिली है वो जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पे आ जाएगी। तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और हमने इसको ही प्रिंट कर दिया है तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 16। यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर इज द फंक्शन कॉल। कभी भी ये वाला ब्रैकेट लगाओ तो समझ जाइए ये क्या चीज़ है, फंक्शन है। ओके, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन लिखे हैं। एक फंक्शन का नाम है डेफ मैसेज और पैरामीटर कुछ नहीं दिया, बस उसमें प्रिंट हेलो लिख दिया है। दूसरा फंक्शन लिखा है डेफ मेन प्रिंट स्टार्ट, और फिर मैसेज के अंदर
ये मैसेज फंक्शन कॉल हुआ है और प्रिंट एंड। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो है मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो मैंने फंक्शन का नाम ही मेन दे दिया है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन कभी भी डेफ को देखेगा तो फंक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमेशा फंक्शन तभी चलता है जब जो है उसको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेन नाम के फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। तो जैसे ही मेन नाम का फंक्शन कॉल हुआ है तो वो मेन यहाँ पे लिखा है, तो फंक्शन नेम पे यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा। अब पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी उसकी वो प्रिंट स्टार्ट, तो इस सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर मैसेज कॉल हुआ है, मैसेज कॉल हुआ है फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो जैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन ये मैसेज दिखेगा इसके प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस मैसेज के अंदर कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, हेलो, प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे फिर बाद में हेलो प्रिंट हो जाएगा। नाउ लास्ट में ये लाइन बचेगी एंड, तो लास्ट में एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से देख लिए इसको, प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से, क्योंकि डेफ से कभी भी फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ही मेन देखेगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन नाम के फंक्शन को चला जाएगा और पहली लाइन इसकी क्या है, प्रिंट स्टार्ट, स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन है एक मैसेज नाम का फंक्शन कॉल हुआ, जहाँ भी ऐसा ब्रैकेट मिले तो समझ जाइएगा वो एक फंक्शन है। तो जैसे ही मैसेज मिला फंक्शन मैसेज नाम का इंटरप्रेटर को मिलेगा, तो वैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फंक्शन मैसेज नाम के फंक्शन को चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा हेलो, और उसके बाद जो लास्ट लाइन बचेगी एंड, वो फिर एंड प्रिंट हो जाएगा। ये आउटपुट होगा प्रोग्राम का। यहाँ पे जो सेकंड प्रोग्राम है ये क्या बना हुआ है, ये मैंने केवल रिटर्न स्टेटमेंट बताया है कि ऐड नाम का कोई फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, उसने वैल्यू क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। लेकिन मेन प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐड। जैसे ही ऐड फंक्शन मिलेगा तो ये अपनी पूरा कंट्रोल ऐड नाम के फंक्शन को दे देगा, तब यहाँ की सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। रिटर्न स्टेटमेंट क्या काम करता है, रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू उसे सेंड करता है जहाँ से इसको क्या किया गया है, कॉल किया गया है। अगर यहाँ पे कॉल किया गया तो हमें इसको किसी वेरिएबल में रखना होगा, मान लीजिए रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तब हम इसको प्रिंट करा सकेंगे रिजल्ट को। अभी हम आगे देखेंगे, आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे वैल्यू को हम फंक्शन से रिटर्न करते हैं। नाउ रिटर्न स्टेटमेंट। The return statement in Python serves to exit a function and optionally send the value back to the calling function. Return statement क्या करता है, फंक्शन से वो एग्जिट करता है, ये ऑप्शनल होता है, चाहे तो हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करें अपने प्रोग्राम में, चाहे ना करें। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ एड ए कॉमा बी और रिटर्न z इज इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न कर दिया है z, लेकिन प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड फंक्शन मिलेगा, ऐड, तो ऐड नाम के फंक्शन को कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, तो ऐड नाम की, और यहाँ पे दो ये वैल्यू हैं और ये वैल्यू बिल्कुल सीक्वेंस में ऊपर जाएंगी, मतलब a को वैल्यू 2 मिलेगी और b को वैल्यू 7 मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंस में वैल्यू जाती है। अब यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 7, तो मतलब कितनी होगी वैल्यू, 9। अब यहाँ पे रिटर्न z की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, मतलब लाइन 9 वैल्यू जो रिटर्न होगी वो किसको रिटर्न होगी, फंक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन वैल्यू कहाँ भेजता है, सेंड अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है वहीं से वहीं वैल्यू को सेंड कर देगा। तो ये जो 9 वैल्यू है ये यहाँ पास आ जाएगी और ये किस वेरिएबल में आएगी, रिजल्ट। फिर डी नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर इज रिजल्ट, तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा कि एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, जो आउटपुट हमारा आएगा कुछ ऐसे आ जाएगा कि एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 9। मुझे लगता है आप लोगों को ये रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। हम चाहें तो वैल्यू को रिटर्न कराएं, चाहे तो ना कराएं, ये पूरा ऑप्शनल ही होता है।
और हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आइडियली पे प्रेस होगा तो ये हमारी इंटरेक्टिव विंडो आई है। अब हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो विंडो ओपन होगी ये हमारी स्क्रिप्ट विंडो है। यहीं पे हम अपने फंक्शंस के प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है, डेफ मैसेज नाम का फंक्शन बनाया है और उसको एंटर करके प्रिंट हेलो लिख दिया है। प्रिंट हेलो लिख के प्रिंट को बंद कर दिया है। और जब हम इस प्रोग्राम को, इसको मैं क्लोज किए दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्रिप्ट विंडो पे, इसको हम जब रन करेंगे तो कोई भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब ये सबसे पहले कहेगा सेव करें प्रोग्राम को, तो हम इसे add.function.py के नाम से सेव कर देंगे। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शन तभी रन होता है जब इसको हम कॉल करते हैं। बिना कॉल किए फंक्शन आउटपुट नहीं दिखाता है। अब जब हम यहाँ पे मैसेज लिख के फंक्शन को 2 ब्रैकेट लगा के फिर फंक्शन को रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेलो मैसेज हमारा आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा कि फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया। अब हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा डिस्प्ले, और उसके अंदर प्रिंट फंक्शन में हमने लिख दिया आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। और कोट्स को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो पहला ही फंक्शन हमारा रन होगा जो मैसेज नाम का है, तो हम आउटपुट हमें हेलो मिलेगा। लेकिन जब हम इसको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है कि आप किस फंक्शन को पहले कॉल करेंगे। आप जिसको चाहे उसको पहले कॉल कर सकते हैं, मैसेज को चाहे पहले कॉल कर सकते हैं या डिस्प्ले को चाहे पहले कॉल कर सकते हैं। अब डिस्प्ले को पहले कॉल किया है तो आई एम इन ऑस्ट्रेलिया पहले आउटपुट आएगा और फिर बाद में हेलो आएगा, क्योंकि पहला जो है डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है, बाद में मैसेज फंक्शन कॉल हुआ है। फिर मैंने एक और मैसेज बना दिया, फंक्शन बना दिया शो नाम का, उसमें भी लिख दिया आई एम इन इंडिया। इसको लिखने के बाद अब फिर मैं इसको शो फंक्शन को कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैंने शो फंक्शन को कॉल किया। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल refers to the parts of the module या प्रोग्राम where it can be used। मतलब वेरिएबल का वो रेंज जहाँ पे हम वेरिएबल को यूज़ करें। कैसे यूज़ कर सकते हैं, या तो लोकल स्कोप होगा उसका या ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब ये है कि उसको सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को, या किसी फंक्शन के बाहर। अगर वेरिएबल फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है तो वो ग्लोबल है, अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो वो के अंदर लिखा हुआ है। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिखा है x = 10, तो ये एक लोकल वेरिएबल है। ओके, अब हम समझेंगे लोकल वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन ये है, अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन बी यूज inside that function and only and it is called a local variable। A local variable can be used only inside the function where it is declared। It cannot be used anywhere else in the module। मतलब अगर कोई हम लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर रहेगा। मतलब समझ लीजिए एक ये फंक्शन बॉक्स है और यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, तो इसका जो स्कोप होगा सिर्फ वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होगा, इसको हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एक ये प्रोग्राम है डेफ कैलकुलेट एरिया, जहाँ पे लेंथ हमने दी है 10 और ब्रेथ दिया है, ब्रेथ की वैल्यू है 5 और हमने एरिया कैलकुलेट किया है। तो प्रोग्राम तो हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से कैलकुलेट एरिया का। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन को चला जाएगा, तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट लिखेगा लेंथ की वैल्यू है 10,
ब्रेथ की वैल्यू है 5, कैलकुलेट होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 50 और एरिया प्रिंट हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो लेंथ और ब्रेथ है, ये दोनों जो वेरिएबल हैं लेंथ और ब्रेथ, इनका जो स्कोप है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों वैल्यूज़ को, लेंथ और ब्रेथ को, हम किसी फंक्शन के, इस फंक्शन के बाहर यहाँ पे हम यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। A variable defined outside any function is called a global variable. A global variable after this declaration can be used anywhere in the module. मतलब ग्लोबल वेरिएबल अगर डिफाइन हुआ है उसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं फंक्शन के बाहर, ये ज़्यादातर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया a इज़ इक्वल टू ऑसम क्लासरूम कोड, फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ चला गया, फंक्शन को। डिस्प्ले प्रिंट, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा इनसाइड फंक्शन, ये सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा फंक्शन, तो फिर आ जाएगा प्रिंट ए। अब ये प्रिंट ए यहाँ की वैल्यू है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल की, तो प्रिंट होगा ऑसम क्लासरूम कोड प्रिंट हो जाएगा। थर्ड लाइन हमारी क्या कह रही है, प्रिंट आउटसाइड फंक्शन, तो थर्ड लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगा आउटसाइड फंक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं, आउटसाइड द एनी फंक्शन। यहाँ जितने फंक्शन बने हुए हों, जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल हैं वो ग्लोबल हैं और जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल हैं वो सब लोकल वेरिएबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड मीन्स अगर कोई वेरिएबल लोकल है, कोई वेरिएबल ग्लोबल है, तो हम उसे लोकल भी यूज़ कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। जैसे कि इन पाइथन द ग्लोबल कीवर्ड अलाउज यूज टू चेंज अ वेरिएबल वैल्यू आउटसाइड टू इट्स करंट स्कोप। It is used to make changes to a global variable from a local location. Means कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। जैसे कि लिखा हुआ है डेफ सैम्पल, सैम्पल नाम का एक फंक्शन है, फिर ग्लोबल नम, ये सब फंक्शन के अंदर की डिटेलिंग है। प्रोग्राम जो हमारा रन होगा वो मेन प्रोग्राम यहाँ से रन होगा, तो नम की वैल्यू है 25, तो प्रिंट वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल नम, तो सबसे पहले 25 प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, एग्जीक्यूशन ऊपर चला जाएगा फंक्शन में, तो यहाँ पे ग्लोबल नम लिखा हुआ है, तो ये नम की ये जो है लोकल है इसके लिए, पर ये यहाँ की जो वैल्यू है नम 25, ये कैसी है, ग्लोबल। तो किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को लोकल बनाने के लिए हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अब ये जो 25 वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी। फिर नम इज़ इक्वल टू नम प्लस 25, नम प्लस 5 मीन्स 25 प्लस 5 हो जाएगा। नम में ये वैल्यू आ जाएगी 30, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 30। ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है। मीन्स किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को भी हम लोकल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 है विद द यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल और एग्जाम्पल नंबर 2 है विदाउट द यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं फंक्शन है, ये ब्रैकेट उठा के यहाँ लगा लेते हैं, ये थोड़ा फॉर्मेटिंग मिस्टेक है। अब देखते हैं प्रोग्राम, तो पहले फंक्शन लिखा हुआ है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से हुआ, a इज़ इक्वल टू 10 प्रिंट ए, तो 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर फंक्शन 2 कॉल होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फंक्शन को चला जाएगा, a की वैल्यू है 5 प्रिंट ए, तो 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड लाइन प्रिंट ए, तो ये उसकी वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल की, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। जो आउटपुट आएगा वो ए में ही 10 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा। लेकिन जब हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे तो सबसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से, a इज़ इक्वल टू 10 प्रिंट ए, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर फंक्शन
कॉल होगा तो ग्लोबल ए लिखा हुआ है तो ए में ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होगा, तो 10 की वैल्यू यहाँ यूज़ होगी तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 10 लिखा हुआ है तो ये प्रिंट ए, तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की वजह से प्रिंट ए ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लोकल वेरिएबल्स पे ग्लोबल वेरिएबल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। लोकल वेरिएबल पर ग्लोबल वेरिएबल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया होगा, ये प्रोग्राम आसान है बहुत। अब ग्लोबल कीवर्ड में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लोबल कीवर्ड ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उस पे ग्लोबल कीवर्ड का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये जो है इन दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस है। जब हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आउटपुट कुछ और आएगा, अगर हम ग्लोबल वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे तो आउटपुट डिफरेंट आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। हमने देखा था फंक्शन के हेडर में, यहाँ पे फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन नेम, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, और जो वेरिएबल्स कॉलिंग फंक्शन में होते हैं उनको हम आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन यू इंक्लूड अ सेट ऑफ वेरिएबल अलॉन्ग विद द फंक्शन नेम इन द फंक्शन हेडर। दीज फंक्शन रिसीव द पास वैल्यूज पास्ड while calling the function and are known as the parameters and the formal parameters। तो ये जो जहाँ पे फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं वहाँ के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम पैरामीटर्स या फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, और द वैल्यू that pass to the function at the time of its call are said to be argument और actual parameter। और ये जो वेरिएबल्स हैं जब हमने फंक्शन को कॉल किया है तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, फंक्शन को पास हो रही हैं। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन को पास होते हैं या वो कहलाए जाते हैं आर्ग्यूमेंट, उन्हें हम वो वैल्यूज़ को आर्ग्यूमेंट कहते हैं जो वैल्यूज़ हम फंक्शन को पास करते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन के डेफिनेशन में लिखे हुए होते हैं, और जिन वैल्यूज़ को हम फंक्शन को पास कहते हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम देखिए, डेफ कैलकुलेट L, B। अब यहाँ पे कमेंट है L and B आर पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा यहाँ से, कैलकुलेट एरिया, प्रोग्राम की डेफिनेशन ऊपर जाएगी तो L को वैल्यू मिल जाएगी 12 और B को वैल्यू मिल जाएगी 8। फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिटर्न होगी, जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर हमारा आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो हमारे होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, सेकंड होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, और थर्ड वन होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है पोजिशनल आर्गुमेंट। इफ़ अ फंक्शन हैज़ आर्गुमेंट, ये हैं और आर्गुमेंट हमारे, देन वी नीड टू पास द वैल्यू टू द फंक्शन। दीज वैल्यूज़ आर पास इन अ सीक्वेंस। वो वैल्यूज़ जो पास होती हैं वो सीक्वेंस में पास होंगी, एंड दिस सीक्वेंस हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। और जो वैल्यूज़ पास होंगी फंक्शन को वो उसका सीक्वेंस जो है बहुत ही रूल उसका एक उसको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एक फंक्शन बना हुआ है, डेफ एड x, y z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्रिंट z। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। a इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर द नंबर, मान ली हमने 10 एंटर कर दिया। फिर b इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर द नंबर, यहाँ पे हमने 20 एंटर कर दिया। फिर ऐड a, b, तो ये फंक्शन ऐड, तो ये 10, 20। अब ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, और यही आर्ग्यूमेंट्स हमको ऊपर फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे ये सीक्वेंस में जाएंगे। जो x को वैल्यू मिलेगी वो a की मिलेगी, और जो y को वैल्यू मिलेगी वो b की मिलेगी, और z इज इक्वल टू x प्लस वाई होगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 30, और आंसर भी हमारा 30 प्रिंट हो जाएगा। एडिशन इज़ 30, ये तो यही हमारा आउटपुट में आएगा।
जितने भी प्रोग्राम मैंने इस वीडियो में लिखे हैं आप इन सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। थर्ड टाइप का जो आर्गुमेंट है वो है कीवर्ड आर्गुमेंट। पहले जब हम आर्गुमेंट से, ये डेफ है और ये ऐड नाम का फंक्शन है, मान लीजिए दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास x, y और ये फंक्शन डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे 2,5 लिख दिया, तो ये वैल्यू कैसे पहुँचती थी, सीक्वेंस में पहुँचती थी। x को वैल्यू 2 मिल जाएगी और y को वैल्यू 5, लेकिन विद द यूज़ ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसको हम KWARGS और नेम आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं। सीक्वेंस ऑफ द आर्गुमेंट में बी चेंज्ड, हम किसी भी आर्गुमेंट का सीक्वेंस भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। बस हमें करना ये होगा कि हमें उस वेरिएबल को लिखना होगा और उसकी वैल्यू लिखनी होगी, वेरिएबल लिखना होगा उसकी वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम है, तो हम जानते हैं कि सब PRT/100 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, कैलकुलेट कर लिया और सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर दिया है। तो हमने पहला जो आर्गुमेंट सेंड किया है, अगर हम चाहें तो ऐसे भी भेज सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट और 1000, 2, 10 ऐसे, तो ये सीक्वेंस में वैल्यू जाएगी। प्रिंसिपल 1000 होगा, रेट 2 होगा और टाइम 10 होगा। लेकिन हम इसके सीक्वेंस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट में हम उस वेरिएबल को लिखेंगे और टाइम 2 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, प्राइस 5000 और रेट 10, तब प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, प्राइस लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल होगा हमारा 5000 और रेट हो जाएगा हमारा 10, रेट हो जाएगा हमारा 10 और टाइम हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ही जब सेकंड वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 200, टाइम हो जाएगा 3 और रेट हो जाएगा 0.12। ओके, मुझे लगता है आपको ये पूरा लोकल वेरिएबल एज वेल एज टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट समझ में आ गए होंगे। इन सबको प्रोग्राम जो भी लिखे हैं वीडियोस में, आप उनको कॉपी पे लिख लिए, डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, आप इनको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हूबहू लिख सकते हैं और इन प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में ये है, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं। यहाँ कि हमने क्या क्या पैरामीटर्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट रख दी है। इसका मतलब ये है कि यदि आप फंक्शन कॉल करते समय पैरामीटर की कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफ ऐड, यहाँ पे हमने पैरामीटर की एक वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है, c = a + b प्रिंट c। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड 10 लिखा है, तो जब ऊपर जाएगी फंक्शन कॉल होगा तो a को वैल्यू मिल जाएगी 10 और b को वैल्यू मिल जाएगी 5। कैलकुलेट होगा तो c पे 15 प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमारा आउटपुट होगा, एडिशन = 15। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐड 10, 20, तो फिर फंक्शन कॉल होगा तो फिर a को वैल्यू मिल जाएगी 10 और जो b की वैल्यू जो 5 है वो लैप्स हो जाएगी, जो कि ये हमारे जो आर्गुमेंट होते हैं यही एक्चुअल आर्गुमेंट है, यही एक्चुअल वैल्यू है। तो b की वैल्यू 5 नहीं रहेगी बल्कि b की वैल्यू हो जाएगी 20। और जब हम इसका आउटपुट लिखेंगे तो z जब x + y करेगा तो आउटपुट आएगा इसका 30, क्योंकि जो मेन वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू वो पैरामीटर की वैल्यू को हटा देती है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एक रूल है कि अगर हमने किसी एक वेरिएबल, अगर मान लिया हमारे पास a भी वेरिएबल है, b भी है और c भी है, तो अगर हमने किसी एक की भी वैल्यू इनिशियलाइज़ करी है तो उसके बाद के जितने वेरिएबल हैं हमको सबकी वैल्यू उसे इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी। हमने b की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है तो c की वैल्यू भी इनिशियलाइज़ करना मस्ट है। मतलब अगर a की नहीं दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर b की दे दी है तो उसके बाद b, c, d, e जितने वेरिएबल हैं उसकी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमने a की वैल्यू दे दी है तो हमें b और c की वैल्यू देना मस्ट है। ये एक रूल है और इसके ऊपर बहुत से MCQs आते हैं एग्ज़ाम में। टाइप का जो आर्गुमेंट है वो है कीवर्ड आर्गुमेंट। पहले जब हम आर्गुमेंट से, ये डेफ है
और ये ऐड नाम का फंक्शन है। मान लिए दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास x, y और ये फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे 2,5 लिख दिया। तो ये वैल्यू कैसे पहुँचती थी, सीक्वेंस में पहुँचती थी। x को वैल्यू 2 मिल जाएगी और y को वैल्यू 5, लेकिन विद द यूज़ ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसको हम KWARGS और नेम आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं। सीक्वेंस ऑफ द आर्गुमेंट में बी चेंज्ड, हम किसी भी आर्गुमेंट का सीक्वेंस भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। बस हमें करना ये होगा कि हमें उस वेरिएबल को लिखना होगा और उसकी वैल्यू लिखनी होगी, वेरिएबल लिखना होगा उसकी वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम है, तो हम जानते हैं कि सब PRT/100 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, कैलकुलेट कर लिया और सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर दिया है। तो हमने पहला जो आर्गुमेंट सेंड किया है, अगर हम चाहें तो ऐसे भी भेज सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट और 1000, 2, 10 ऐसे। तो ये सीक्वेंस में वैल्यू जाएगी, प्रिंसिपल 1000 होगा, रेट 2 होगा और टाइम 10 होगा। लेकिन हम इसके सीक्वेंस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट में हम उस वेरिएबल को लिखेंगे और टाइम 2 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, प्राइस 5000 और रेट 10, तब प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, प्राइस लिख दिया है मैंने, यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल होगा हमारा 5000 और रेट हो जाएगा हमारा 10, रेट हो जाएगा हमारा 10 और टाइम हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ही जब सेकंड वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 200, टाइम हो जाएगा 3 और रेट हो जाएगा 0.12। ओके, मुझे लगता है आपको ये पूरा लोकल वेरिएबल एज वेल एज टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट समझ में आ गए होंगे। इन सबको प्रोग्राम जो भी लिखे हैं वीडियोस में, आप उनको कॉपी पे लिख लिए, डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। आप इनको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हूबहू लिख सकते हैं और इन प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आई एम इन ऑस्ट्रेलिया प्रिंट होगा, फिर हेलो प्रिंट होगा और फिर आई एम इन इंडिया प्रिंट होगा। वो इसलिए, अगर मैं चाहूँ तो अब देखिए मैसेज को मैं कमेंट किए दे रहा हूँ। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो है मैसेज का आउटपुट नहीं दिखाएगा, डिस्प्ले का दिखाएगा और शो का। तो आई एम इन ऑस्ट्रेलिया आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, और आई एम इन इंडिया, क्योंकि मैसेज को हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। और कमेंट्स जो है इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, हैश से हम कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम एक नई फाइल लेते हैं, फाइल पे जाके हम न्यू पे क्लिक करते हैं और एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं यूज़र डिफाइन ऐड नाम का। यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। ये देखिए, ऐड x, y z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्रिंट z, ये एक फंक्शन है। और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, a इज इक्वल टू int इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ a, b इज इक्वल टू int इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ b। और हमने ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया है और उसमें दो वैल्यू जो हमने इनपुट की हैं उसको आर्गुमेंट में डाल दिया है। जो फंक्शन के पास जो वेरिएबल होते हैं ये a, b, इन्हें आर्गुमेंट कहा जाता है। और जो फंक्शन के हेडर में जो वेरिएबल्स होते हैं x, y, इन्हें पैरामीटर कहा जाता है। तो आर्गुमेंट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, a इज इक्वल टू int इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ a, b इज इक्वल टू int इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ b। ऐड जैसे ही फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऊपर पहुंच जाएगा और x को वैल्यू मिल जाएगी a की और y को वैल्यू मिल जाएगी b की, और x प्लस वाई होगा, जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे ऐड होगा, z में प्रिंट होकर वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ पे एक और दूसरा हमने फंक्शन बनाया है मल मीन्स मल्टीप्लाई का, p, q दो वैल्यू हैं और r इज इक्वल टू p इंटू क्यू किया और प्रिंट r किया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल्यू इनपुट कर दी है, मतलब स्टैटिक वैल्यू। हर बार जब रन करेंगे तो 4 3 12 ही आंसर आएगा। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे
तो देखिए यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे आपने 12 एंटर कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो 24 तो ए प्लस बी की वैल्यू आई है एडिशन का, और मल्टीप्लाई किसका आया है, 12 जो है मल्टीप्लाई की वैल्यू आई है।